नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 सितंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि मंडे है तो न्यूज़ थोड़ी लिमिटेड है, संडे को ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है, तो मंडे को ओवरऑल करंट अफेयर्स में भी कम चीज़ें होती हैं और एडिटोरियल में भी कम होते हैं। एडिटोरियल में देखेंगे आगे कितनी है। तो न्यूज़ यहाँ पे है, सर्ज इन फॉरेन अल्ट्राज इन कश्मीर। देखिए, ओवरऑल जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो दो फैक्टर्स की वजह से होती हैं। एक तो लोकल मिलिटेंट्स जो कि हमारे कश्मीर के ही लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। दूसरे वो मिलिटेंट्स जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ट्रेन करके इंडिया के अंदर भेजे जाते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान पीओके के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, वो किसी और जगह के भी हो सकते हैं, हो सकता है अफगानिस्तान से ट्रेनिंग वगैरह करके आए हों। तो अभी पता चला है कि जो नॉर्थ कश्मीर की 3 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, बारामुल्ला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, यहाँ पे फॉरेन मिलिटेंट्स लोकल मिलिटेंट्स से ज्यादा है। अगर आप नक्शा देखो तो ये कश्मीर के नक्शे में ये जो 18, 19 और 20 ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही है ना, ये है बांदीपुरा, बारामुल्ला और कुपवाड़ा। तो ये नॉर्थ कश्मीर में आता है और यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरेन मिलिटेंट्स दे आर आउट नंबरिंग लोकल मिलिटेंट्स। अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि इन इलाकों में जो हमारी आर्मी है और जो हमारी पुलिस है, उसने मेन स्ट्रीम लीडर्स को और इलेक्टेड ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव्स की मूवमेंट को ब्लॉक किया है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो मिलिटेंट्स होते हैं ना, वो इलेक्टेड ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव जो कि हमारी भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको मारने लगते हैं, उनके घर वाले को मारने लगते हैं। तो इसलिए ओवरऑल इन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को बचाना हमारी सरकार की, हमारी मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो लोगों का डर ही बैठा रहेगा मिलिटेंट्स का। लोग मिलिटेंट से ज्यादा डरेंगे, हमारी सरकार से उनको सिक्योरिटी की कोई उम्मीद ही नहीं होगी। तो हमारी सरकार और हमारी आर्मी लोगों के इन रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्ट करती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इस पर्टिकुलर 3 जगहों पे 40 से 50 फॉरेन मिलिटेंट्स एक्टिव हैं और 11 लोकल मिलिटेंट्स हैं। मतलब लोकल मिलिटेंट्स से ज्यादा यहाँ पे फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। ठीक है। अगर आप देखो तो नॉर्थ कश्मीर में हाइटेंड मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। वैसे तो देखा जाए तो साउथ कश्मीर में, ये श्रीनगर के इलाके के आसपास ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन इस समय पे नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप कह सकते हो कि नीचे तो जम्मू, इस तरफ आप आ जाओगे तो जम्मू अम्मू वाले इलाके आ जाते हैं। इधर आप कह सकते हो साउथ कश्मीर है और यहाँ आप बोल सकते हो नॉर्थ कश्मीर है। ट्रेडिशनली आपकी साउथ कश्मीर में इंसर्जेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है व्हेन कंपेयर टू नॉर्थ कश्मीर। बट अब ये जो मिलिटेंट बिल्डअप देखने को मिल रहा है वो नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिस इज बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। कुछ हद तक अफगानिस्तान भी इसकी वजह है और कुछ हद तक पहले से पाकिस्तान यहाँ पे ओवरऑल इनकर्जन्स कर रहा था। हालांकि ओवरऑल ये जो फरवरी में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसको यूएई ने ब्रोकर किया था, उसके चलते थोड़ी मिलिटेंट एक्टिविटी कम जरूर हुई थी, लेकिन ये सबको पता था कि कभी न कभी ये मिलिटेंट एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। जैश ए मोहम्मद, अल बद्र, लश्कर ए तैयबा, रेजिस्टेंस फोर्स जैसे जो ग्रुप होते हैं, बिल्कुल में एकदम से बीच में शांत पड़ जाते हैं और फिर एकदम से आगे निकल के आ पाते हैं। अगर आप 2020 की बात करो तो 2020 में 32 फॉरेन मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इस साल अभी तक केवल 9 फॉरेन मिलिटेंट्स माने गए, क्योंकि शुरुआत के कुछ महीनों में जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी वो कम थी। अब एकदम से मिलिटेंट एक्टिविटी का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। देखते हैं उसको हम लोग कैसे टेकअप करते हैं। अगर देखा जाए तो इस साल वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस अगेंस्ट फॉरेन मिलिटेंट्स क्या है, तो सैफुल्ला अलियास अदनान अलियास लंबू, ये एक आईडी एक्सपर्ट है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का एक्सपर्ट है, जो कि 2019 के पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व था। इसको 31 जुलाई को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उड़ा डाला। जीएस पेपर 3, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये चीज आपको काम आएगी। प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि जेएंडके के अंदर जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं, नो डाउट हमारी फोर्सेस उनको मार देती हैं, लेकिन ओरिजिन इज इन पाकिस्तान। ये सारी मिलिटेंट एक्टिविटी पाकिस्तान में ओरिजिनेट हो रही। हम चीज को उसके सोर्स से नहीं उठा पा रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है कि लोगों को मरने के लिए भेज देता है। यहाँ पे कश्मीर वैली में लोग भी आ जाते हैं बेवकूफों की तरह यहाँ मरने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान भेजते रहते हैं, हमारी आर्मी उनको मारती रहती है। लेकिन थोड़े बहुत समय में ये लोग काफी दहशत फैलाते हैं। ठीक है ना। अगर इस चीज को जड़ से सॉल्व किया जा सके, अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि वो टेररिज्म को सपोर्ट ना दे, तो ज्यादा बेटर रहे। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। अब ब्लैकलिस्ट तो दूर, अब पाकिस्तान तो ओपनली अफगानिस्तान में टेरर नेटवर्क्स को प्रोलिफरेट करने की बात कर रहा है, ओपनली उनके पॉलिटिशियंस बोलते हैं। अब सोचिए, ये जो देश का बंटवारा हुआ, इस बंटवारे के चलते कितना पछड़ा हो गया। आज की डेट पाकिस्तान पूरी दुनिया के टेररिज्म की कैपिटल बन के बैठा है और अफगानिस्तान को बनाना चाह रहा है। वो जो देश का बंटवारा था वो आज की डेट में कितना डेंजरस तरीके से हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो अलग ही बात है। अगर देश ना बटा होता तो आज की डेट में ये मिलिटेंट एक्टिविटीज नहीं होती। चलिए, इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग कश्मीर वैली में परेशान हैं, खैर चलिए वो एक अलग बात है।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर दें दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, आपको ज्वाइन बटन दबाने से खासा हेल्प मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। ओके, इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और ओवरऑल जो भी मैं वेबसाइट पर आर्टिकल्स अपडेट करता हूँ उनके लिंक मिल जाएंगे। फिर भैया निपाह वायरस फॉर्म में है, कोझिकोड केरला में फिर से निपाह वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिला है। इससे पहले जो निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था केरला में, वो 2018 में हुआ था। अब 2018 से 3 साल बाद 2021 में एक जूनोटिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिला है, जिसके चलते एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस बच्चे से टच में जितने भी लोग आए थे, लगभग 188% आए थे, इनको यहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा है, इनको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में डाला जा रहा है। इसमें से 20 आप कह सकते हो हाई रिस्क कंसेप्ट है, मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि इस बच्चे के टच में आए थे, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड में ट्रांसफर किया गया है। ओवरऑल देखिए, निपाह वायरस को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। हम लोग सीरियसली क्यों लेते हैं? क्योंकि ये कोविड-19 जैसा नहीं है। कोविड-19 के रिस्पेक्ट में निपाह वायरस बहुत धीरे फैलता है, कोविड-19 बहुत तेज फैलता है, लेकिन कोविड-19 ज्यादा लोगों को मारेगा नहीं, निपाह वायरस भाई थोक के भाव लोगों को मारता है। तो निपाह वायरस अगर आपको हो गया ना, आपके 68% चांस है कि आप खत्म हो जाओगे। तो हुआ ये था कि मई जून 2018 में 18 लैब कंफर्म्ड केसेस आए थे निपाह वायरस के, और 7 सस्पेक्टेड थे इंडिया के अंदर। ज्यादातर ये जो केसेस थे मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के थे। इसमें से 16 लोगों की जान चली गई थी, समझ गए आप? तो मतलब कि अच्छा खासा मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे निपाह वायरस का। निपाह वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सबसे पहले बीमारी कहाँ पकड़ी गई थी? तो ह्यूमंस में बीमारी सबसे पहले देखी गई मलेशिया 1998 में, फिर सिंगापुर में देखी गई 1999 में। ये जो वायरस का नाम है ना निपाह, निपाह नाम का एक विलेज है मलेशिया में जहां से ये बीमारी निकली। ओके, फर्स्ट टाइम इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया 1998 1999 में, और उसके बाद मल्टीपल आउटब्रेक्स हमको निपाह वायरस के देखने को मिले हैं। साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, बांग्लादेश में 10 निपाह वायरस के आउटब्रेक देखने को मिले हैं। वेस्ट बंगाल में 2001 में और 2007 में निपाह वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है। केरला में 2018 में केसेस आए थे, जिसके चलते लोगों की जान गई है। और इसका जो आउटब्रेक है ना, वो जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब है कि ये जो वायरस है वो एनिमल टू ह्यूमन बींग्स में फैलता है। जो ट्रांसमिशन है वो कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस ट्रांसमिशन के भी केसेस देखे गए। ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमंस का सलाइवा है, अगर वो किसी दूसरे ह्यूमन के टच में आ गया तो उसको हो सकता है निपाह वायरस। कुल मिला के वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको जल्दी हो जाता है निपाह वायरस। और मेनली यहाँ पे क्या है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज्यादा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो एनिमल होस्ट रिजर्वायर है इस वायरस का, वो है फ्रूट बैट, जिसको आप फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हो। अब ये फ्रूट बैट क्या करते हैं कि इस वायरस को ट्रांसफर करते हैं पिग्स में, डॉग्स में, कैट्स में, गोट्स में, हॉर्सेस में, शीप में। ये शीप, गोट्स और पिग्स लोग खाते हैं और उनको भी निपाह वायरस हो जाता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस थोड़े कम देखे गए हैं, बट फिर भी दो बांग्लादेशी रिसर्च ने मार्च 2021 में रिसर्च की, जिसके बेसिस पे बताया कि भाई बांग्लादेश में जो भी आउटब्रेक्स हुए ना निपाह वायरस के, इसमें अच्छे खासे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैं। तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन की, वो दूसरे पर्सन को निपाह वायरस कर सकती हैं। निपाह वायरस का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि ये बहुत ज़्यादा तेज फैलता है, बहुत मतलब बहुत धीमे फैलता है, बट बहुत ज़्यादा मारता है। जब पहला आउटब्रेक सिलीगुड़ी में आया था ना निपाह वायरस का, तो 66 लोगों में से 55 लोगों की मौत हो गई थी। तो मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई हुई है, 68% का मोर्टिलिटी रेट है। नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में 2007 में जब निपाह वायरस फैला, 5 लोगों को हुआ, 5 की मौत हो गई। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है लोकल्स इन लद्दाख टू गेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। देखिए, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि जिनके पास लद्दाख में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, या फिर जो एलिजिबल है लद्दाख में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए, उन्हीं को रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या लॉजिक है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये तो समझ में नहीं आया। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पहले चलता था जब जेएंडके के स्टेट के अंदर आपका लद्दाख आता था। असल में बात यह है कि डोमिसाइल लॉज होते हैं ना, डोमिसाइल लॉज में क्या होता है, जैसे आप जमीन खरीदनी हो, आपको ओवरऑल कोई सरकारी नौकरी में जाना उस पर्टिकुलर जगह पे, तो बहुत सारे डोमिसाइल लॉज होते हैं। पहले जेएंडके में भी कुछ ऐसे ही लॉज थे
कि भैया अगर किसी को जॉब के लिए, लैंड के लिए या दूसरी फैसिलिटीज के अप्लाई करना हो, अगर वो बाहर का इलाका है तो अप्लाई नहीं कर सकता। उसी प्रकार का लेह लद्दाख में हिसाब था। तो अभी के लिए ये जो लद्दाख रेजिडेंट ऑर्डर 2021 पास किया गया, ये क्या बोलता है? एनी पर्सन हु possesses a permanent resident certificate issued by competent authorities in the district of Leh and Kargil or belongs to a category of person who have been eligible, who would have been eligible to be issued PRCs। मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके बैठा है या फिर जो एलिजिबल था लेने के लिए, उसने लिया नहीं है, वही एलिजिबल होंगे रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए। अभी के लिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट का काम क्या है? रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखाएगा कि यू आर अ रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्यों चाहिए आपको रेजिडेंट की कैटेगरी? उसका रीजन ये है कि जो भी नॉन गेजेटेड नौकरियां निकलती हैं, सरकारी नौकरियां निकलती हैं लेह लद्दाख में, उसके लिए भाई आपको ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोगों को तो अलाउड नहीं है। देखिए, गेजेटेड जॉब्स, अगर आप आईएएस बनते हो तो आपकी लेह लद्दाख में पोस्टिंग हो सकती है, वहां पे इस प्रकार का कोटा नहीं चलेगा। लेकिन अगर जो नॉन गेजेटेड जॉब्स हैं ओवरऑल लद्दाख, लेह लद्दाख रीजन की, वो वहां के रेजिडेंट्स को ही मिलेगी। तो उसके लिए एक रेजिडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो रेजिडेंट के सर्टिफिकेट की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ डिफाइन की जा रही है कि पहले जिसके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल था, उसको यहाँ पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। उसके बेसिस पे वो लद्दाख की नौकरियों के लिए कम्पीट कर सकता है। ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी तहसीलदार को दी गई है। बस यही यहाँ पे बोला गया है कि भाई जेएंडके में जो नए डोमिसाइल लॉज आए हैं, वहां पे ओवरऑल कुछ नॉन जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो भी सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जेएंडके में पास किया गया जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020, 18 मई 2020 को ये रूल्स आए। इसमें कुछ कैटेगरी ऑफ नॉन लोकल्स, जैसे कि नॉन लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जेएंडके के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कुछ क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जेएंडके में नौकरी की है, बहुत लंबे समय से जेएंडके में रह रहे हैं, बट इस प्रकार की लेवरेज लद्दाख में नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के लेह लद्दाख को थोड़ा क्लोज रखा जा रहा है, वहाँ की जो डिमांड है, और जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा ओपन अप किया जा रहा है। तो इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ आप कह सकते हो अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी भी तो ज़्यादा है। इस प्रकार की इंसर्जेंसी लेह लद्दाख में तो है नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटी को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है ना, कनेक्टेडनेस को पूरे देश के साथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए आर्टिकल 370 को हमारी सरकार ने हटाया। अच्छा, यहाँ पे कुछ और रिलैक्सेशन दिए गए लेह लद्दाख के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने अपर एज लिमिट को थोड़ा बदला है। रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए एग्जाम की जो एज लिमिट थी 43 से बढ़ा के 45 कर दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 से बढ़ा के 42 कर दी गई है। फिजिकली चैलेंज के लिए 42 से बढ़ा के 44 कर दी गई है। वन टाइम एक्सटेंशन है, वन टाइम एक्सेप्शन है जो कि 2 साल के लिए दिया गया। जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में आपको काम आएगा। अगली न्यूज है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद रशिया शॉर्टली। इसके बारे में हमने पहले बात की है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ट्रेलोस, ये जल्दी ही हम लोग रशिया के साथ साइन करने वाले हैं। और इसी प्रकार का जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी फाइनल स्टेजेस में है, और उसको भी हम जल्दी साइन करेंगे। और कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि वियतनाम, उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस प्रकार के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए। ठीक है, अगर आप देखो तो इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज के साथ ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो क्वाड कंट्री हो, फ्रांस हो, सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो। लेमोवा नाम का जो सबसे ट्रेडमार्क लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है वो हमने यूएसए के साथ साइन किया है। अब ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स इस बात की सहूलियत देंगे हमारी नेवी को और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि ये दूसरे देश की मिलिट्री फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सके। आपको पता है कि जो हमारे वेसल्स होते हैं, मिलिट्री नेवल वेसल्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। अभी पूरी दुनिया में घूमेंगे तो कभी ना कभी तो फ्यूल खत्म होगा ना, तो फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए उनको जगह चाहिए। तो अगर इस प्रकार का एग्रीमेंट है, जैसे रशिया का रेलोस है, यूएसए का लेमोस है, तो हमारे वेसल्स सीधे सीधे इन कंट्रीज के नेवल पोर्ट्स पे जाएंगे। वहां पे इस एग्रीमेंट के चलते हमारे जो नेवल शिप्स हैं उनको डॉक करने की परमिशन दी जाएगी, वहां पे वो रिफ्यूल कर सकते हैं, हमारे जो नेवी के पर्सनल से थोड़ा बहुत वहां पे आराम वगैरह कर सकते हैं, और फिर से शिप सेल के लिए निकल जाएगा। तो इन एग्रीमेंट के चलते आप कह सकते हो रेसिप्रोकल बेसिस पे नेवल बेसिस को इस्तेमाल कर सकती कंट्री। उसी प्रकार से अगर रेलोस साइन हो जाता है तो रशिया का कोई नेवल शिप इंडिया के विशाखापट्टनम या कोयम्बटूर में आके अपने फ्यूल की रिफ्यूलिंग कर सकता है और उसके बाद फिर वो निकल सकता है। तो आप कह सकते हो कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज, रेसिप्रोकल यूज ऑफ मिलिट्री एंड नेवल फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग एंड अदर स्टफ,
लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सब चीज़ें इस प्रकार के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में होती हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट में बहुत प्रकार के सपोर्ट होते हैं। मान लो छोटा सा कोई मेंटेनेंस है, कोई चीज़ टेम्प्रेरी बेसिस पे बनवानी है, ये सब चीज़ों की भी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। ये एग्रीमेंट रशिया के साथ साइन होगा मोस्ट प्रॉब्ली इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, जब डिफेंस मिनिस्टर जनरल सर्जेई शोइगु इंडिया में आएंगे। आगे हो सकता है रशिया के साथ एक नेवी टू नेवी कोऑपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो। रशिया के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे है इंडिया, ऊपर है चाइना, फिर मंगोलिया, फिर रशिया। रशिया के नॉर्थ में आता है आर्कटिक सी रूट्स। अब चूंकि आर्कटिक ओशन पिघल रहा है, तो ये आर्कटिक शिपिंग रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इन आर्कटिक शिपिंग रूट्स में हमारी एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए जो भारत सरकार की नेवी है, वो ऑब्वियस सी बात है इन आर्कटिक सी रूट्स में घूमेगी, और जब वो इन आर्कटिक सी रूट्स में घूमेगी, उस समय पे उसको अपना शिप वगैरह रिफ्यूल करने की जरूरत होगी। तो अगर रशियन बेसिस का एक्सेस होगा हमारे पास, तो हम वहां पे अपने शिप्स को आराम से रिफ्यूल कर पाएंगे। ठीक है भाई, कि रशिया के साथ जो हमारी ओवरऑल मिलिट्री पार्टनरशिप है चालू है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हुई जुलाई में 2021 में, इंदिरा आर्मी एक्सरसाइज हुई अगस्त में, जब आर्मी थी नागालैंड, नागा रेजीम के 200 ट्रूप्स, अभी के लिए आप देखो तो जपार्ड एक्सरसाइज के लिए आर्मी 3 नागा रेजिमेंट के 200 ट्रूप्स रशिया में। फिर अगले ही महीने आप कह सकते हो कि 200 सोल्जर्स ऑफ सिख ली रेजिमेंट रशिया जाएंगे एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पीस मिशन के लिए। तो अक्सर कर हमारे ट्रूप्स वगैरह जाते रहते हैं इस प्रकार की एक्सरसाइजेस के लिए। हमने यूएस के साथ 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। लेमोवा हमने साइन किया 2016 में, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। एक हमने साइन किया कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा 2018 में। एक हमने साइन किया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कॉपरेशन 2020 में। और एक हमने साइन किया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स 2019 में। एक्चुअली जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पहले साइन हो गया था जिसोमिया, उसका एक एक्सटेंशन है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, जो कि 2019 में साइन हुआ। इन सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स में है क्या, तो जिसोमिया में हम लोग इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, लेमोवा में हम लोग एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज की लॉजिस्टिकल आप कह सकते हो सुविधाओं को शेयर करते हैं, रिफ्यूलिंग करना, रिप्लेनिशमेंट करना। फिर तीसरा है कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, आपका सिज्मियो, ये आपका ये कॉम कासा कह सकते हो आप इसको। तो कॉम कासा आप कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट ले सकता है यूएसए से, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को डी कोड करने के लिए स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन खरीद सकता है इंडिया कॉम कासा के अंदर। और एक होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज को अलाउ करेगा कि वो जियोस्पैटियल और सैटेलाइट डाटा को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके यूज कर सके। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं तालिबान पुशेस डीप इनटू पंजशीर वैली। देखिए आपको पता है कि पंजशीर वैली में बहुत इंटेंस फाइटिंग हो रही है, और ये जो तालिबान फाइटर्स हैं वो बहुत हद तक पंजशीर वैली के अंदर घुसते जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली किस जगह घुसे हैं इसके बारे में आइडिया नहीं है। पंजशीर वैली के फाइटर्स कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमको पीछे ढकेल रहे हैं। तालिबान बोल रहा है कि हम ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं। यहाँ पे एक जगह है पंजशीर का विलय है अनावाह नाम का। अगर आप 150 किलोमीटर लंबी पंजशीर वैली की बात करो, सॉरी 115 किलोमीटर लंबी पंजशीर वैली की बात करिए ये, तो इसके एंट्रेंस पॉइंट से लगभग 25 किलोमीटर अंदर जाके गांव पड़ता है आपका अनाबा। अनाबा गांव में पंजशीर का एक इंपॉर्टेंट सर्जिकल सेंटर चलाया जाता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि तालिबान की फोर्सेस अनाबा विलेज तक पहुंच गई हैं। ओवरऑल लड़ाई तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन पंजशीर वैली के नॉर्दर्न अलायंस को इस समय पे मदद की जरूरत है ना। तालिबान ने भी कहना है कि उन्होंने पंजशीर अलायंस के बहुत लोगों को मारा है। पंजशीर वालों का ये बोलना है कि भैया हमने तालिबान वालों को मारा है। एक्चुअली में यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो पंजशीर के फाइटर्स हैं, उनको काफी एडवांटेज है। होता क्या है कि इधर भी पहाड़, तालिबान के फाइटर्स इधर से आगे जा रहे हैं, पंजशीर के फाइटर्स यहाँ से तो लड़ ही रहे हैं, ऊपर से ऊपर पहाड़ों पे भी चढ़ के बैठे हैं, तो ऊपर से भी गोलियां बरसा रहे हैं वो तालिबान के लड़ाकों के ऊपर। तो कुल मिला के ओवरऑल डेफिनेटली यहाँ पे तालिबान के बहुत हंड्रेड्स ऑफ कह सकते हैं कि जो उनके लड़ाके हैं, टेररिस्ट हैं, मारे गए हैं। पंजशीर वैली काफी हिम्मत के साथ लड़ रहा है, बट ओवरऑल आगे आने वाले समय में पंजशीर हार सकता है। अमरुल्ला मसालेह जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, और पंजशीर के जो अहमद मसूद है, ये दोनों पंजशीर वैली में छुपे हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल की डेट में पंजशीर हार गई तो सबसे पहले तो तालिबान इनको मारेगा, या जो भी करेगा पता नहीं, बस गॉड हेल्प देम, बस इतना ही बोल सकते हैं। तो ओवरऑल पंजशीर वैली
में अभी फाइटिंग चल रही है, इंटेंस फाइटिंग चल रही है। कब तक चलेगी, क्या चलेगी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देखिए अभी के लिए है नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा पता है नहीं। लेट्स सी आगे क्या निकलता है, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 2 में आपको चीज़ काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ताइवान स्क्रैम्बल्स जेट इन रिस्पॉन्स टू चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी। आपको पता है कि ये जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, वहाँ पे कई बार चाइनीज एयरक्राफ्ट घुस जाते हैं और उड़ते हुए निकलते हैं। तो कुल मिला के ऐसा बोला गया है कि लगभग चाइना के 19 एयरक्राफ्ट जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स थे, वो फिर से ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। और ऐसा बोला गया है, ताइवान का ये बोलना है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ताइवान के ऊपर क्लेम करता है चाइना। चाइना का बोलना है ताइवान हमारा है। ताइवान और ताइवान के लोग बोलते हैं कि भैया हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डेमोक्रेटिकली रूल्ड हैं, हमको नहीं जाना इनकी बादशाहत के अंदर। तो ताइवान अक्सर कर कंप्लेन करता रहता है कि जो चाइना की एयरफोर्स है वो इनके इलाके में घुसते रहती है। चाइना कंट्रोल प्रतास आइलैंड के पास से उड़ती रहती है। अगर आप नक्शा देखो तो ये आपको नजर आ रहा है ताइवान। अभी इधर ताइवान है, इससे 410 किलोमीटर दूर प्रतास आइलैंड। इस प्रतास आइलैंड के ऊपर अभी ताइवानीज अथॉरिटी का कंट्रोल है। ये प्रतास आइलैंड हांगकांग से 320 किलोमीटर दूर है, ताइवान से 410 किलोमीटर दूर है। तो इस जोन से जब भी कोई हवाई जहाज उड़ता है तो अक्सर कर प्रतास आइलैंड यानी कि ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में आ जाता है। और रिसेंटली यही हुआ है, बहुत सारे 19 लगभग फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ चाइना इसके पास से उड़े। 15 जून को भी एक न्यूज़ आई थी कि 28 चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़े थे ताइवान के पास से, ताइवान के प्रतास आइलैंड्स के पास से। अब अक्सर कर ये जो एयरफोर्स की एक्टिविटी होती है चाइना की तरफ से, तब होती है जब ताइवान बहुत ज़्यादा प्रो यूएस स्टैंस दिखाता है या बहुत ज़्यादा एंटी चाइना स्टैंस दिखाता है। अभी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि चाइना इस प्रकार के एक्शंस ले, बट ताइवान लगातार बोलता रहता है कि उनको जो थ्रेट है चाइना से, वो थ्रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाइनीज़ फोर्सेस ताइवान के डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज और पैरालाइज करने की कोशिश कर रही हैं, और ओवरऑल इस प्रकार से ताइवान हमेशा अपने कॉज के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार करता रहता है। और यूएस का इनको अच्छा खासा सपोर्ट भी है। अब कल की डेट में अगर चाइना अटैक कर देता तो कितना यूएस सपोर्ट करेगा, दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन बटन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।